हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मिस्टर मनोहर मार्केस ने रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ पे उन्होंने इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के बारे में अपने जो थॉट्स ओपिनियन है उसको ऑनेस्टली शेयर किया है, जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो एक चीज़ सबसे पहले उन्होंने बताई रिगार्डिंग इंडियन प्लेयर्स मेंटालिटी, या फिर हम उसकी ज़्यादा बात करते हैं कि भाई हमारे प्लेयरों में वो मेंटालिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि इंडियन प्लेयर के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट दी कंसिस्टेंसी। उन्होंने देखा है कि भाई पिछले 4-5 सालों में काफ़ी सारे उनके अंदर ऐसे प्लेयर आए कि जो भाई एक सीज़न में बढ़िया करते हैं लेकिन सडनली नेक्स्ट सीज़न में डिसअपियर हो जाते हैं। कोई एक ऐसा प्लेयर होता है कि भाई जो इस सीज़न बिल्कुल यहाँ पे ख़राब कर रहा है लेकिन सडनली नेक्स्ट सीज़न अच्छा करने लगता है। तो ये हमने भी देखा है कि भाई इंडियन प्लेयरों की जो कंसिस्टेंसी है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट इशू रहा है। दूसरी उन्होंने बात की है विजन 2047 के बारे में। तो उन्होंने बोला कि भाई काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई इंडिया कब वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगा। तो उन्होंने बोला कि वो कभी क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, आपको बॉटम से ही यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको ग्रास रूट में ही काम करना पड़ेगा एंड आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे विजन 2047 है तो उसको इमीडिएटली आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज 2097 में भी आप यहाँ पे उस विज़न को अचीव नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने वो जो विज़न 2047 की रियलिटी है उसको भी वहाँ पे बता दिया। तीसरी चीज़ उन्होंने बात करी है कि भाई जो यूथ कंपटीशन होती है, यूथ लीग आपके अंडर 13-15, वहाँ पे जो भाई यूथ कोचिस है उनको रादर देन विनिंग दोज टूर्नामेंट या फिर अपने आप को बताने के लिए कि भाई हम अंडर 13 के चैंपियन है, ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई कितने टैलेंट आप डेवलप करके आपकी फर्स्ट टीम को सप्लाई कर रहे हो। दैट शुड बी दी टारगेट, दैट शुड बी दी प्रायोरिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि भाई प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई एज फ्रॉड करके या फिर कैसे भी करके यहाँ पे हम यूथ लेवल के टूर्नामेंट जीत ले, लेकिन उसका नतीजा यही होता है कि हमको भाई फिर जो एक प्रोसेस के थ्रू एक डेवलपमेंटल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन के थ्रू एक जो प्लेयर मिलना चाहिए उस क्वालिटी का वो नहीं मिल पाता इवेंचुअली, एंड उससे अभी आपके जो यहाँ पे फर्स्ट टीम है, चाहे वो क्लब की हो या फिर आपकी नेशनल टीम हो, वो फिर यहाँ पे जब प्लेयर खेलता है तब वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। एक और बात उन्होंने की है विथ कंपैरिजन विथ क्रिकेट, कि जिसमें उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में क्रिकेट इज़ दी फर्स्ट चॉइस गेम और रिलीजन की तरह खेला जाता है एंड फुटबॉल कभी उसकी जगह उस वे में नहीं ले पाएगा या फिर कभी इंडिया में उस वे में नंबर 1 स्पॉट नहीं बन पाएगा। लेकिन उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे भाई स्पेन में आप देखें कि जब से राफेल नादाल आया तो उसके बाद टेनिस का आप देखें कि इतना ग्रोथ हुआ कि अभी टॉप 100 में आप देखें 10-15 प्लेयर स्पेन से है। तो भाई इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे फुटबॉल एक रिलीजन की तरह खेला जाता है, बट वहाँ पे टेनिस को जगह मिली है। सेम एग्जाम्पल उन्होंने इंडिया में दिया कि भाई आप देखिए जेवलिन थ्रो के थ्रू जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद अभी आप देखिए नेक्स्ट कुछ सालों में आपको डेफिनेटली जेवलिन में भी इंडियन प्लेयर यहाँ पे बाकी यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए एंड यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखेंगे। सो फुटबॉल को कभी उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि भाई उनको क्रिकेट की जगह लेनी है। इंडिया में भाई 1.4 बिलियन पीपल है तो डेफिनेटली देर आर इनफ स्पेस फॉर अ सेकंड स्पोर्ट ऑल्सो। एंड उन्होंने शेड्यूलिंग के बारे में भी बोला कि जैसे भाई पहले क्या होता था कि भाई यहाँ पे IPL स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले ISL को ख़त्म करना है, तो उन्होंने बोला कि वो कभी उनको समझ में नहीं आया एंड आई थिंक उससे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो फुटबॉल के ऑर्गेनाइजर्स स्टेक होल्डर्स है उसको उतना ज़्यादा यहाँ पे वरी नहीं होना चाहिए। सुपर कप के शेड्यूलिंग के बारे में भी उन्होंने बोला कि भाई सुपर कप का शेड्यूलिंग यहाँ पे आप देखिए कि बेटर हो सकता है, अभी तो उनको खुद को पता नहीं है कि भाई पहले अप्रैल में होने वाला था, अब कब होगा उन्होंने भी बोला कि भाई आई डोंट नो। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपने बातचीत रखी है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमने भी पास्ट में इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन की है। सो दोस आर दी राइट थिंग्स, बट इसके भाई यहाँ पे जो इसके बारे में सोचना है वो भाई डिसीजन मेकर को सोचना है इंडियन फुटबॉल के, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है या फिर उस वे में वो यहाँ पे चीज़ें नहीं देखते हैं। सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगा उनकी बातों के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है कल्याण चौबे के बारे में। रिसेंटली एक खबर आई थी कि भाई यहाँ पे मोर देन 20 स्टेट अफेयर्स उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें अब धीरे धीरे मीडिया रिपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ रही है एंड न्यूज़ 9 ने यहाँ पे रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि कल्याण चौबे के अगेंस्ट जो ये स्टेट अफेयर्स की ओर से प्लान किया जा रहा है उसमें एक बड़े पॉलिटिशियन का बैकिंग है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि भाई प्रफुल्ल पटेल गाइड कर रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के आप यहाँ पे प्रेसिडेंट को
हटा पाएंगे। एंड दूसरा जो चीज़ है वो है मास्टर राइट एग्रीमेंट विथ FSTL, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी कम टाइम बचा है, दिसंबर में वो ख़त्म हो रहा है। 6 महीने पहले राइट टू रिफ्यूज़ल का उनके पास पावर है। सो आइडियली अभी तक डिस्कशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक दोनों पार्टीज़ के बीच में एक भी मीटिंग नहीं हुई है। एंड जो खबरें आ रही है कि भाई जिस तरह से यहाँ पे कल्याण चौबे के रिजीम का रिलेशन रहा है FSTL के साथ, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। सो दैट इज़ अ मोर डेंजरस सिचुएशन। ये AIFF के ऑफिशियल्स भी मानते हैं कि रादर देन रिमूविंग प्रेसिडेंट, जो ये FSTL के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल की AIFF की प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो इंडियन फुटबॉल का AIFF का नेक्स्ट 10-15 ईयर्स का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। क्योंकि जो हर साल उनको 50 करोड़ मिल रहे हैं वो अगर आने बंद हो गए, देन यहाँ पे भाई आप किस तरह से चीज़ें चला पाओगे। जो अभी जो आप क्या बोलते हैं कि चीज़ें भी कुछ चीज़ें कर पा रहे हो यहाँ पे छोटी मोटी, वो भी फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई कौन इंडियन फुटबॉल में पैसा डालेगा। ना तो गवर्नमेंट डाल रही है, ना तो कोई और यहाँ पे कॉरपोरेट हाउस रेडी है कि भाई हम उतना पैसा डालेंगे। सो ये रियलिटी है इंडियन फुटबॉल की। एंड आई थिंक कल्याण चौबे उनको समझना पड़ेगा। तो मे बी FSTL भी चाहता होगा कि भाई कोई अगर नया रिजीम आए तो उसके साथ विथ फ्रेश न्यू रिलेशन वी कैन स्टार्ट दी डिस्कशन। तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक राइट नाउ आई थिंक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस FSTL डील, आई थिंक दोज आर दी टू रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि AIFF की अपमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेट्स सी कल्याण चौबे किस तरह से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, या फिर लास्ट मोमेंट में फिर से यहाँ पे ब्लंडर करते हैं, वो देखना रहेगा। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है दिल्ली FC के ओनर रंजीत बजाज ने सोशल मीडिया पे यहाँ पे जो कल मैच हुआ डेम्पो SC वर्सेस दिल्ली FC का, उसमें जो मैच कमिश्नर थे दिव्यराज सिंह राणा, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने उनके साथ यहाँ पे सही तरीके से बिहेव नहीं किया और उनको यहाँ पे मैच अटेंड नहीं करने दिया ऑन दी साइड लाइन। एंड उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन कमेटी को AIFF की ऑफिशियल लेटर भी भेजा है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके जो एक प्लेयर थे दिल्ली FC के, उनको बैक पेन हुआ था। तो मैच स्टार्ट होने से 70 मिनट पहले, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 1.25 घंटे पहले यहाँ पे वो मेडिसिन लेने बाहर गए थे उनके लिए एज ए टीम मैनेजर। बट उसके बाद उनको यहाँ पे साइड लाइन पर अलाउ नहीं किया गया। उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बातचीत की गई, उनके ड्रेसिंग रूम में आके उनके सामने इस तरह से बातचीत की। और मैच कमिश्नर का जो काम होता है और उनका जो मिसयूज ऑफ पावर है वो उन्होंने किया है, ऐसे एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। सो आई थिंक लेट्स सी कि क्या यहाँ पे AIFF उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे क्या कोई दिव्यराज सिंह की ओर से भी कोई इसका रिगार्डिंग कोई यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर आता है कि नहीं आता है, वो देखना रहेगा। बट दिस आर दी थिंग्स कॉमन इन इंडियन फुटबॉल की, जो अनप्रोफेशनल मैनर में सारी चीज़ें चलती है। आई वुड नॉट से कि भाई यहाँ पे किसी एक पार्टी की गलती होगी, मे भी दोनों की हो सकती है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉमन। यहाँ पे अनप्रोफेशनल मैनर में चीज़ें चलती है। जो हम राइट प्रोफेशनल्स की बात करते हैं वो भी भाई इसी तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉइंट होते हैं ड्यू टू दी फेवर्स एंड एवरीथिंग। सो मैच कमिश्नर और वो सब भी उसमें से कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्रेडिबल वो चीज़ें हैं। बाकी तो लेट्स सी कि क्या इसके अगेंस्ट कोई AIFF एक्शन लेता है, चांसेस कम है, बट दैट इज़ दी एलिगेशन फ्रॉम दी रंजीत बजाज साइड। सो आपका क्या ओपिनियन है बता दीजिएगा कॉमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है यहाँ पे मोहम्मदन SC के बारे में। एज वी ऑल नो थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर देम एट द मोमेंट। एंड कल उनके हेड कोच आंद्रे चर्नेसोव ने भी यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है एंड स्टेप डाउन कर दिया है एज अ हेड कोच रोल, बिकॉज उनकी भी लास्ट 3 महीने की सैलरी मोहम्मदन SC ने पे नहीं की है। खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इसका अनाउंसमेंट किया है। बट अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि भाई मोहम्मदन SC का जो मैनेजमेंट है वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। सो शायद यहाँ पे सैलरी का सॉर्ट आउट करके वो रुक भी जाए। सो आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो, जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लेगेसी क्लब कि भाई उनके जो यहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं वो भाई इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं। एंड जिस तरह से आई थिंक कोलकाता के जो लेगेसी क्लब्स है उनको यहाँ पे उनकी जो सही जगह या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ट्रू पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं ना अचीव करने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो रहा है उनके ऑफिशियल्स का, तीनों क्लब के। आई वुड नॉट से कि इट्स ओनली मोहम्मदन SC। इस सीज़न आपको ये मोहम्मदन में देखने को मिल रहा है, पास्ट में हमें बाकी दोनों क्लब के भी ऑफिशियल्स की ओर से भाई ब्लंडर्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिली है कि जो अपने तरीके से क्लब रन करना चाहते हैं, ना कि जो राइट मॉडर्न वे में जिस तरह से प्रोफेशनल क्लब रन होते हैं वैसे नहीं देखना चाहते। तो दैट इज़ द बिगेस्ट कर्स आई वुड फील एज ए आउटसाइडर कि भाई जो कोलकाता क्लब्स के लिए यहाँ पे जो बिगेस्ट कर्स है वो उनके ऑफिशियल्स है। अब देखिए उनके पास सब कुछ है, हिस्ट्री है, लेगेसी है, फैन बेस है, सब कुछ है,
कल्चर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। सो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, एंड मोहम्मद अनसी का ये क्या सिचुएशन किस तरह से रिजोल्व होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके ओपिनियन भी बता देना कमेंट में। देन नेक्स्ट बात करेंगे मेघालय स्टेट लीग के बारे में। तो भाई कौन बोलता है भाई इंडिया में फैंस यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट के लिए ही क्या बोलते हैं कि क्रेजी है। अब देखिए कल एक सीन देखने को मिला कि भाई मेघालय स्टेट लीग का जो सेमीफाइनल मैच चल रहा था शिलोंग लाइजोंग का, उसमें भाई फैंस जस्ट आउटसाइड द स्टेडियम यहाँ पे जेसीबी को भाई आप देखिए फनी क्या बोलते हैं कि सिचुएशन में स्टैंड करके उन्होंने भाई मैच का मज़ा उठाया। सो भाई इंडिया में भी फुटबॉल कल्चर है यहाँ पे, बट इसको सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। सो इट्स अ फनी थिंग, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। देन बात करते हैं आईएसएल मैच के बारे में। तो भाई कल खेले गए मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फाइनली अपने जो 4 मैचेस का एक ड्रॉट चल रहा था उसको ख़त्म करके 4-1 की एक कन्विंसिंग विक्ट्री अगेंस्ट हैदराबाद एफसी अपने होम पे हासिल की है। एंड अगेन अ ब्रिलियंट अटैकिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट साइड। एलदीन हजारे वाज ऑन फायर एंड 16th गोल उन्होंने मार दिया है। सिर्फ 2 गोल अवे है टू स्कोर हाईएस्ट गोल इन आईएसएल हिस्ट्री इन 1 सीजन। एंड जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही, गुलरमो वाज रियली गुड, जितिन एमएस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यस्टरडे। बेबामेर का गोल आ गया, नो डाउट वो डिफ्लेक्ट होकर मे बी ऑन गोल काउंट किया जाएगा फ्रॉम हैदराबाद साइड। उसके अलावा अशर अख्तर का गोल आया। सो आई थिंक ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। एंड ओपन गेम था काफ़ी, हैदराबाद एफसी के पास भी चांसेस बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग एंड शॉट जो थे वो उतने इम्पैक्टफुल या फिर उतने यहाँ पे पावरफुल नहीं थे कि जिससे वो यहाँ पे उसको गोल में कन्वर्ट कर पाए। एक गोल आया मनोज की ओर से जो कि आई थिंक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, दैट्स अ पॉजिटिव फॉर देम। एंड एक मोमेंटम जो बना था फाइनली वो यहाँ पे रुका है। बाकी नॉर्थ ईस्ट बैक इनटू दी टॉप 6, सो लेट होप सो कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाए एंड टॉप 6 में अपनी जो जगह है वो सिक्योर कर ले। आज के मैच की बात करें तो भाई सदर्न डर्बी है बिटवीन चेन्नई एफसी एंड केरला ब्लास्टर। दोनों टीमों के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम टू बी इन दी प्लेऑफ रेस। एंड दोनों टीमें ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी ओर से नहीं आ रही है। आई थिंक पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि चेन्नई एफसी के जो कोच है ओवन कोयल वो ज़्यादा अंडर प्रेशर है, पर्टिकुलरली जिस तरह से उनकी टीम का पिछले 7-8 मैचेस का परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। एंड केरला ब्लास्टर ने भी यहाँ पे काफ़ी इनकंसिस्टेंट रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है, कभी अच्छी कभी बुरी, उस तरह की चीज़ें चल रही है। सो एक क्लोज मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी 1-1 काइंड ऑफ ए ड्रॉ, दैट वुड बी माई प्रेडिक्शन। आपका क्या प्रेडिक्शन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। लास्ट में बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग में खेले गए कल 2 मैचेस में यहाँ पे गोकुलम केरला ने एससी बेंगलुरु को हरा दिया है। सो गोकुलम केरला स्लोली मूविंग बैक टू दी टॉप पोजीशंस। आप देखिए 3rd पोजीशन पे आई थिंक वो आ चुके हैं। दूसरी साइड डेम्पो ने भाई 1-0 से दिल्ली एफसी को हरा दिया, तो डेम्पो भी धीरे धीरे अपना जो यहाँ पे मोमेंटम है उसको फिर से वापस गेन करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर साइनिंग कपल ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। सो आई लीग में भी जो टाइटल रेस है आई थिंक मेरे को लगता है कि और ज़्यादा यहाँ पे हीटअप अप होने वाली है सेकंड फेज ऑफ दिस सीजन के। आई थिंक गोकुलम केरला जिस तरह से कमबैक मार रही है, चर्चिल ब्रदर है वहाँ पे, नामदारी है, इंटरकाशी है। सो आई थिंक काफ़ी तगड़ी फाइट हमें वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।